हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर चैनल। आज हम लोग जाएंगे देखेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट important topics for the JEE Mains 21. We already have faced our two JEE Mains which already occurred. So now we are waiting for the third JEE Mains. So जो कि postpone होते ही जा रहा है लेकिन कंफर्म है कि होना है, ठीक है। तो उसके लिए हम आज देखेंगे कि व्हाट आर द मस्ट डू टॉपिक्स इन JEE Mains 21. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। सबसे पहले केमिस्ट्री को देखते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट दैट इज द स्टिक्योमेट्री पार्ट। हमारे टाइम में भी मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते थे, आए थे और आगे भी आते रहेंगे क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक बेसिक चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री को कवर करता है। तो मोल कॉन्सेप्ट इज द इंपॉर्टेंट वन। एंड नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द पेरियोडिक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन। सो पेरियोडिक एलिमेंट्स तो आप लोगों को अच्छे से करना है क्योंकि पेरियोडिक एलिमेंट्स क्या है कि आपका बेस बनता है बाकी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पेरियोडिक एलिमेंट्स करने के बाद आप अगर हाइड्रोजन पे मूव करते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक तीनों पे मूव करते हैं तो आपको इजी होगा क्योंकि आपके सामने पूरा क्लियर इमेजिन होगा कि आप कैसा पेरियोडिक टेबल है, तो आपको हर एक एलिमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। हाँ, और द मोस्ट रिकमेंडेड इज कि आप इन सभी चीजों के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो करें। 11th एंड 12th दो पार्ट में आती है, आपको पता है। दोनों ही एसपीडीएफ ब्लॉक और ये पेरियोडिक एलिमेंट्स आपको इन दोनों को एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। यहाँ तक कि सिर्फ एनसीईआरटी से इसके लिए ही नहीं, एनसीईआरटी के चैप्टर्स होंगे जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। इन ये सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस्ड रहेंगे तो आप वेल एंड गुड मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेटेज होता है एनसीईआरटी से ही होता है इन जेईई में स्पेशली। आफ्टर दैट वी हैव हमारे पास जीओसी है। जीओसी इंपॉर्टेंट है। जीओसी हमारा ऑर्गेनिक का बेस बनता है, तो जीओसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम बेसिकली पूरा जीओसी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, हालांकि अभी तो टाइम है, अभी आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं, बट इस पे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दी है। हमारे जो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट्स होते हैं, रेजोनेंस होता है, ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मैंने बोल दिया। सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, अदर बुक भी फॉलो कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट इज इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशंस के लिए आप केवल और केवल एनसीईआरटी फॉलो करें, सॉल्यूशंस के लिए वो बेटर रहेगा। बाकी काइनेमेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, नॉट इन द टर्म्स अगर आपको लगता है कि आपके पास कम टाइम है तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते इनके न्यूमेरिकल्स में, तो कम से कम बेसिक थ्योरी क्लियर रखिए और बेसिक डेफिनेशंस और हुक्स लॉ वगैरह वो सारी चीजें आपको मतलब एक बार गो थ्रू कर लेनी है लास्ट टाइम पे कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही मेंशन किए गए उन्हें। और ये जो आखिरी आप 12th पॉइंट देख रहे हैं, ये तो मतलब आपको किसी भी बुक के लास्ट पेज में, जैसे जो प्राइवेट बुक्स होती हैं, तो जैसे हमारे टाइम में चलती थी आईएससी की बुक, तो हम उसमें देखते थे कि लास्ट के पेजेस पे सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन रहती थी। तो नेम्ड रिएक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, एडवांस की बात नहीं करेंगे तो मेंस में क्या होता है, मेंस में सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन की उठा के दे देता है, सीधे सीधे क्वेश्चन। तो अगर आपको नेम्ड रिएक्शन ही नहीं पता है तो आप बेसिकली उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि कुछ केसेस में मैकेनिज्म चलती है, कुछ केसेस में मैकेनिज्म नहीं चलती है, ठीक है। तो जिसमें मैकेनिज्म है आपको मैकेनिज्म देखना है, बट जिसमें किसी कैटलिस्ट द्वारा कोई रिएक्शन हो रही है तो आपको लर्न करना होगा। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऑल द नेम रिएक्शन लर्न करें बेसिकली। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी है कि SN1 SN2 रिएक्शन, इनसे हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिक्स। फिजिक्स में देखेंगे हम, पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या है कि ये स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ले लेते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जोश जोश कम रहता है। हमारे टाइम में भी था कि हमें स्टार्टिंग में मतलब उतना जैसे बेसिक्स लगता था ये, बाकी आगे तो इम्पोर्टेंट सारा इसी पे बेस्ड है फिजिक्स पूरा का पूरा। तो इन चैप्टर्स को ना ही छोड़े तो ज्यादा बेहतर, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लीव कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस चैप्टर को भी फॉलो करना है, तो ये इज इम्पोर्टेंट।
और नेक्स्ट चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, वेव्स इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स इज द इम्पॉर्टेंट, जैसे लास्ट चैप्टर ऑफ द 12th है। तो आपको क्या होना है कि लास्ट 12th में पहुंचते पहुंचते आपको मतलब अगर आप 11th की कुछ पोर्शंस ना भी करो, ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है 12th टॉपिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो हाँ, ये सही बात है कि 12th के टॉपिक्स ही ज़्यादा मतलब वेटेज रखते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में। सो क्या होता है कि अगर आप मैकेनिक्स जैसे पोर्शन को अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं 11th क्लास से, सो आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स जो है, मॉडर्न फिजिक्स इजी है, सो मॉडर्न फिजिक्स के लेवल को आप रेज करिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे एम्पलीफायर वगैरह हो गए, सो आप इन सब चीज़ों को पहले से ही अपना बना के रखिए, क्योंकि ये इतने इजी टॉपिक्स होते हैं कि अगर आपको बेसिक्स पता है इनके तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, चाहे वो एक्सरेज होंगी। तो उसमें क्या होता है कि सीधे सीधे फॉर्मूला है, ब्रैग्स लॉ है, तो आप सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब जहाँ मैकेनिक्स में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ आप अपने मेहनत को रिड्यूस करके आप यहाँ स्मार्टली वर्क करें और मॉडर्न फिजिक्स के पोर्शन में ज़्यादा ध्यान दें। तो मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट हो गया, वेव्स इज इंपॉर्टेंट, थर्मोडाइनेमिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, करंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स। करंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको थोड़ी डीप स्टडी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस इजी होते हैं, मेंस है तो इजी है, बट क्या होता है कि आप क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं वो काफ़ी डीपली क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कैपेसिटर्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स, सो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको यूजुअली मिलते नहीं जल्दी। तो अगर आपने डीप स्टडी की है, थोड़ा स्टडी की है, तो आप आराम से कर लेंगे इन क्वेश्चंस को भी। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बेसिकली ये एडवांस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको केटीजी करना है। और मैकेनिक्स लास्ट में इंक्लूड किया गया है, सो मैकेनिक्स इज द सबसे लोएस्ट प्रेफरेंस जो आपको देनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मैकेनिक्स ना करें, मैकेनिक्स बिल्कुल करिए। आप रोटेशनल मैकेनिक्स हो गया और कैनामेटिक्स हो गया, तो इसमें क्या है कि आप ज़्यादा डीप में ना जाइए, आपको बेसिक क्वेश्चंस करने आने चाहिए, डिस्टेंस निकालना हो गया, एक्सेलरेशन निकालना हो गया, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक्स पता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लगा ले रहे हो, ठीक है, तो आप वेल इनफ हो। आपको मैकेनिक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप मैकेनिक्स से क्वेश्चंस पहली बात तो कम आते हैं, और दूसरी बात आप मैकेनिक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम 12th के पोर्शंस में यूटिलाइज करिए, ठीक है। हाँ, और देखिए आप मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं, जैसे कि रेट ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी। सो आप इनको ना ही करिए तो ज़्यादा बेटर है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स आई एम स्पीकिंग, दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड। सो आपको लगेगा कि ये मना क्यों कर रहा हूँ, मैं मना इसलिए कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करें। क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो इन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, ना ही ये एग्जाम में इस पे टाइम वेस्ट करें, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बिल्कुल आते हैं, टाइम लेते हैं, बट यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, आगे और क्वेश्चंस करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना है फ्रॉम द इजी वंस। ओके, सो नाउ मूविंग टू द केमिस्ट्री, वी आर ओवर, फिजिक्स ओवर, नो मैथ्स। ओके, सो मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, सो मैथमेटिकल रीजनिंग इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि हर बार मैथ्स में मैथ्स पोर्शन में मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आने ही है, बूलियन वगैरह। सो बेसिकली क्या होता है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली फॉर्म होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं इसमें, तो आप अगर उनको देख लीजिए तो मतलब इसमें इजी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो हमारे टाइम लास्ट टाइम क्या हुआ था कि 2020 पेपर में हमारा हुआ था कि हमारे टाइम पे पर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, हमारे टाइम में 2 मेंस होते थे, तो जो सेकंड वाला मेंस था उसमें मेरे पेपर में स्पेशली 4 क्वेश्चंस आ गए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, और मैं नॉट एनफ प्रिपेयर्ड था। लेकिन पहले से हमारे सर बोलते रहते थे कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपको पहले से स्टार्टिंग से ही जब आपको स्कूल में पढ़ाया जाता था, कॉलेज में, तब आपको वहाँ से ही मेंटेन करते हुए मतलब डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। या अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि मतलब आप अभी भी कर सकते हो तो आप बिल्कुल करिए। परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ यहाँ के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है।
डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन फिक्स होता है, 3D ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट, सेट्स रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, सेट्स रिलेशन आप इजीली कर सकते हो, इजी चैप्टर है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आप बिल्कुल ना छोड़ें, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इज इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, लिमिट्स, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ उन चैप्टर्स पे हम फोकस करते हैं जो इम्पोर्टेंट ना है, जिनको आपको अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बायनोमियल्स, फंक्शंस, इंटीग्रेशन, सर्कल्स। सो ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, मतलब 5 चैप्टर्स जिन पे आपको मतलब मोस्टली फोकस ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बायनोमियल्स थोड़े टफ चैप्टर्स होते हैं, तो आप अगर इसमें मतलब आप बेसिक प्रिपेयर करके जाइए, एग्जाम में बैठिए, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस बनते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप बेसिकली कर लेंगे, लेकिन जो इनके टफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इवन इन एग्जाम्स ऑल्सो। तो आप बेटर है कि आप इस पर पहले से ही कम फोकस्ड रहिए, कि आप बाकी मार्क्स, अपने अच्छे मार्क्स जो है वो इन चैप्टर से सिक्योर करें, ना कि इस चैप्टर पे जाएं, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बट मैं बता रहा हूँ कि आप कौन से क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। ओके, you are enough prepared, then you can go for every chapter which you want. Okay, so at the last, thank you guys for watching this video, and please don't forget to hit the like button, naye ho subscribe karo. Okay, so like and stay updated for all our upcoming videos. We will be providing you complete mentorship, like one-to-one mentorship will be provided from us. Like you can be stay updated from our YouTube channel. Okay, so like we'll be posting latest updates regarding JEE Mains and all. So JEE Mains Advanced, और हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं वीडियोस के थ्रू, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।